के लिए हमारी एसएसटी की एनसीईआरटी बेस्ड जो एक सीरीज चल रही है उसको और जो है आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस सेशन के अंदर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा सेशन आप लोग आखिरी तक जरूर देखिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जितने भी बच्चे जिन्होंने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सेशन को लाइक कर दिया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स हाथ भी ऊपर कर देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। ये पूरा सेशन आप लोगों को समर्पित, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी के सभी, ताकि फ्रेंड्स इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते रहे। ठीक है, जिन लोगों ने शेयर कर दिया वो लोग भी हाथ ऊपर कर देंगे कि जी सर शेयर डन। चलिए बहुत बढ़िया नीतू उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है और DSSB में भी पूछा गया। तो आप लोग देखिए कि आपका जो क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी बेस्ड है, सीटेट में भी पूछा जाएगा और आपको आगे में भी काम आएगा। तो इजराइल के तैराक, ठीक है, इजराइल के अंदर में तैराक मृत सागर के अंदर में पानी में कैसे तैर सकते हैं? ठीक है, मान लीजिए कि किसी को तैरना नहीं आता, फिर भी वो मृत सागर अगर डेड सी के अंदर में जाता है तो तैरता रहेगा। ठीक है, तो ड्यू टू लैक ऑफ सैलिनिटी, क्योंकि उसके अंदर में लवणता की कमी है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि डेड सी जो मृत सागर है इसके अंदर में सैलिनिटी ज्यादा है, जो पानी में नमक होता है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, नहीं कैल्शियम की वजह से नहीं, पोटेशियम की वजह से भी नहीं। ठीक है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, उसके अंदर में नमक बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो है फ्रेंड्स ये क्या होता है आप लोगों का। ठीक है, ये इसके अंदर में कोई भी व्यक्ति तैर सकता है। आप में से कितने लोगों को तैरना आता है और कितने लोग हैं जिनको तैरना नहीं आता? बता दीजिए आप लोग। तो आप अगर जिन भी लोग हैं जिनको तैरना नहीं आता वो लोग भी इसके अंदर में तैर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में कोई डूबेगा ही नहीं। ठीक है, इतना ज्यादा जो है इसके अंदर में लवणता है आप लोगों की। ठीक है, चलिए, तो इसको प्लीज याद रख लीजिएगा आप लोग। सबसे खारे पानी के निकाय के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसमें लवणता या सॉल्ट इतना ज्यादा है कि इसके अंदर में डूबता नहीं कोई भी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हर एक 1000 जो है, अगर हम ग्राम ले ले इसमें से, तो 340 ग्राम उसमें नमक मिलेगा। अगर 1000 ग्राम पानी आप निकालो, ठीक है, तो 340 ग्राम तो नमक ही मिलेगा आप लोगों को उसमें। इतना नमक है उसमें। ठीक है, चाहे आपके टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, ठीक है, डेड सी में बहुत नमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का, ये दिया हुआ है आप लोगों का कि द ऑथर ऑफ तवारीख ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत एडवाइज टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। दिल्ली सल्तनत जब थी हमारे भारत के अंदर में, आज से करीब 800 साल पहले, ठीक है, उस दौरान तवारीख, तवारीख मतलब इतिहास, तवारीख जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, तारीख से निकला है। ठीक है, तारीख मतलब आज का इतिहास और तवारीख मतलब एक से ज्यादा दिनों का इतिहास। तवारीख के जो लेखक थे वो जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद के ऊपर में आधारित जो समाज थी उनको संरक्षित रखने की सलाह देते थे राजा को, कि भाई हमें जो है एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां पर में जन्म सिद्ध, जन्म से ही जो राजा का बेटा है वही राजा हो, जो मंत्री का बेटा है वो मंत्री हो, लिंग भेद और वो भी बेटा हो, लड़की नहीं। तो ऐसे समाज के ये लोग बात करते थे, ये बिल्कुल सही है। हमें ये पता चलता है कि उस समय के तवारीख के लेखक जो है ये लिंग भेद और जन्म सिद्ध अधिकार जैसी बातें किया करते थे। देयर आइडियाज वर शेयर्ड बाय एवरीबडी, उनके आइडियाज से हर कोई सहमत था। अब मुझे आज आप बताओ, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, कौन है प्रधानमंत्री? क्या उनसे हर कोई सहमत है? पूरे देश की जनता। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग नहीं होंगे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या उनसे हर कोई सहमत था? ठीक है, या हर कोई असहमत था? ऐसा कभी नहीं होता कि एवरीबडी जो है वो उन्हीं आइडियाज को शेयर करेंगे या उन्हीं आइडिया से सहमत होंगे। तो यहाँ पर मैं जो है एवरीबडी बोलकर कि हर कोई व्यक्ति, अगर मान लो उस समय में भारत की जनसंख्या 20 करोड़ होंगी, तो 20 करोड़ के 20 करोड़ लोग जो है वो उनके इनकी बातों से सहमत है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इनकी बातों से सहमत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों का गलत है, बी गलत है। अब देखो यहाँ पर मैं जहां जहां बी को सही बोला है उसको काटो। ये एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, बी को ट्रू बोला है काट दो, बी को ट्रू बोला है काट दो। ठीक है, यहाँ पर मैं भी देखिए, यहाँ पर मैं आप देखोगे बी को जो है वो ट्रू बोला है, ठीक है, डी को काट दो। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सिंपल सा ए जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी के अलावा कुछ आंसर हो ही नहीं सकता। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया? ऑप्शन एलिमिनेशन की मेथड से उन्होंने सॉल्व कर लिया। कितने लोग हैं आप लोगों में से, कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है? बता दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना था फ्रेंड्स, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं और ये एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, कि सभी लोग जब जहां पर में भी सभी, ऑल, नेवर, नन, 99% चांसेस होते हैं कि वो पॉइंट आपका गलत होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर में इस पॉइंट को देख सकते हो आप लोग, एनसीईआरटी से आया हुआ है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर में सहमत नहीं थे सारे के सारे लोग, ये जो लिंग भेद और इन सारी चीजों की जो बात हो रही है ना फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो तवारीख है, तवारीख के जो लेखक थे, जो इतिहासकार थे उस समय के, वो कहाँ रहते थे? लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे।
और गांव में रहते थे क्या वो लोग? शायद ही कभी गांव में जाते होंगे, हार्डली कभी गांव में जाते होंगे, अदरवाइज वो लोग शहरों में ही रहते थे। ठीक है, तवारीख के जो लेखक थे वो सिटीज में रहा करते थे। अच्छा, वो क्यों लिखते थे तारीख या तवारीख, इतिहास क्यों लिखते थे वो लोग? ठीक है, क्या उनको कुछ नहीं, ऐठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो तवारीख लिखना शुरू करो, ऐसा नहीं। उनको लगता था कि सरदार खुश होगा, शबासी देगा, इनाम इकराम देगा। ठीक है, तो वो राजा जो होता था उस समय का, उसके उससे बहुत ज्यादा इनाम इकराम या जो प्राइज गिफ्ट वगैरह जो है मिलेंगे, उसकी लालच में लोग लिखा करते थे, इस आशा में लिखते थे। ये लेखक अक्सर जो है जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित समाज की बात करते थे। ठीक है, वो बात अलग है कि इन्होंने राजा को जस्ट रूल, जस्ट मतलब कि जो है, जस्ट का मतलब जस्टिफाइड से आया हुआ है शब्द है ये, जिसका मतलब होता है न्याय, न्याय के शासन को जो है वो बढ़ावा देना है, वो भी विचार देते थे, राजा को सलाह देते कि न्याय होना चाहिए करके देश के अंदर में, लेकिन वो बाकी लोगों के लिए, बाकी अदरवाइज अपने खुद के लिए जन्म सिद्ध अधिकार, लिंग भेद, ये सारी चीजें रखते थे वो लोग। ओके, चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर मैं आप लोगों का, इसको देखिए आप लोग। द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन विलेजेस, जो तवारीख के लेखक थे वो सिटीज विलेजेस में रहते थे। मैंने आपको क्या बताया, वो लोग कहाँ रहा करते थे? बताइए, पहला वाला पॉइंट सही है कि गलत है? बताइए। सदर आलम जी, आप बता दीजिए वहां पर में समय कितना है, आप कौन से इलाके से बिलोंग करते हो, समय क्या है इधर का, और आप टाइम क्या सजेस्ट करते हो, ये भी बता दीजिए आप लोग। ओके, तो देखिए यहाँ पर में अगर हम लोग बात करेंगे, ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन विलेजेस, नहीं, विलेजेस में नहीं रहते थे, कहाँ रहते थे आप लोग बता देंगे। तो ए गलत है, जहां जहां ए को सही बोला है उसको काट दो, पहली बात तो ए को करेक्ट बोला है काट दो। ठीक है, ए को करेक्ट बोला है काट दो, ऑप्शन एलिमिनेशन की टीचिंग परीक्षा की निंजा टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पर में भी ए को करेक्ट बोला है, काट दो भाई, काट दो। ये क्या हो रखा है इसके अंदर में, मतलब कि सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा और आंसर आ गया, सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा और आंसर आ गया। ठीक है, अगर ऐसे आप लोगों ने एग्जाम के अंदर में भी क्लियर करना है ना, तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े रहिए आप लोग। टीचिंग परीक्षा ही आप लोगों को ये सारी की सारी टेक्निक सारी सिखा सकता है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर में दे रूट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान फॉर रिवॉर्ड्स, इतिहास अपना लिखते थे वो पुरस्कार पाने के लिए, इनाम इकराम पाने के लिए। दीज ऑथर्स एडवाइज रूल टू नीड प्रिजर्व सोशल ऑर्डर, जो सामाजिक व्यवस्था थी, लिंग भेद, जन्म सिद्ध अधिकार, इन सारी चीजों को प्रिजर्व रखने का वो लोग बात करते थे, जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका, तो बी और सी जो है वो सही है आपका, करेक्ट है, ए इज इनकरेक्ट। एक ही पॉइंट के अंदर में आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर मैं एक बार सेशन को सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी से एक बार शेयर मार दो। हर कोई बच्चा जल्दी से एक एक बार जल्दी से शेयर कर देगा सेशन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दीज वर रिटन इन उर्दू। देखिए फ्रेंड्स, क्या दिल्ली सल्तनत की जो तवारीख के लेखक थे वो उर्दू में लिखते थे क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्योंकि उर्दू जो है उस समय की ऐसा बोला गया है कि प्रशासन की भाषा थी। दिल्ली सल्तनत के समय में प्रशासन की जो भाषा थी वो उर्दू नहीं थी, वो फारसी थी। ठीक है, फारसी। आप लोगों ने वो कहावत सुनी है एक, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? तो ये कहावत वही से आई है कि जो पढ़ा लिखा होता था उसको फारसी तो आती ही होगी, क्योंकि उस समय में, आज हमारे भारत के अंदर में एक समय था जब फारसी का बोलबाला था। ठीक है, तो उर्दू में नहीं, फारसी भाषा में, जिसको आप लोग इंग्लिश में पर्शियन बोलते हो, ठीक है, पर्शियन भाषा में लिखते थे। तो पहला वाला गलत है। तवारीख वर रिटन बाय दोज हु हार्डली एवर रिसाइडेड इन सिटी, तवारीख उन लोगों के द्वारा लिखी गई जो शायद ही कभी शहरों में रहते थे। शायद ही कभी शहरों में रहते थे या शहरों में ही रहते थे ज्यादातर समय? शायद ही कभी शहरों में रहते थे, हार्डली रिसाइड इन सिटीज। ठीक है, देश राज यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना फ्रेंड्स, शायद ही शहरों में नहीं, वो शहरों में ही रहते थे, शायद ही कभी गांव में रहते थे, ऐसा होना चाहिए था। द ऑथर्स ऑफ तवारीख एडवाइज रूलर ऑन द नीड फॉर गुड गवर्नेंस एंड जस्ट रूल। देखो, उन्होंने अच्छे शासन के और जस्ट रूल के ऊपर में तो उन्होंने सलाह दी थी, ये बात तो सही है। तवारीख वर नॉट रिटन बाय ऑथर्स टू गेट रिच रिवॉर्ड्स फ्रॉम द सुल्तान, तवारीख लेखकों ने सुल्तान से भरपूर पुरस्कार पाने के लिए नहीं लिखा था। हाँ, वो लोग तो बहुत एकदम दूध के धुले हुए थे ना, कि कुछ नहीं चाहिए उन लोगों को, बस ऐसी खाली पीली बैठे थे तो लिख दिया भाई, नहीं राजा इनाम दे रहा तो मत दो राजा साहब मत दो, मैंने तो ऐसे अपने मन से लिखा हुआ है। ऐसा थोड़ी था भाई, वो इनाम इकराम पाने के लिए लिखते थे कि भाई मिलेगा, अशरफिया मिलेंगी, ये मिलेगा, अदरक लहसन प्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का ये गलत है। ठीक है, वो इनाम इकराम पाने के लिए लिखते थे, यहाँ नॉट बोलकर गलत कर दिया है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को समझ में आ गया? 70% लोगों ने सही आंसर दिया है। और ये 70% लोगों में कौन है, जल्दी से हाथ भी ऊपर कर देंगे एक बार। ठीक है, और कितने लोग जो है अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, कौन सी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की जो है प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? एक नंबर यहाँ पर में आपका एक्स्ट्रा बन गया। जल्दी से लिखिए, कौन सी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी, कमेंट करके आंसर करेंगे आप लोग। उसके बाद में
ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय में तवारीख के जो लेखक है वो कहाँ रहते थे, गांव में या शहरों में? कमेंट करके जल्दी से बताइए मेरे को आप लोग। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स की जो तवारीख है ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए जुलाई 2019 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जहां पर में बड़े बड़े स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं। आप देखिए चार चार स्टेटमेंट है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है। गैरिसन शहर क्या है? गैरिसन शहर, देखिए गैरिसन शहर या गैरिसन टाउन का मतलब होता है एक ऐसा नगर, ठीक है, जो चारों तरफ से फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड का मतलब होता है किलेबंद, ठीक है, और जिसके अंदर में सैनिक रहते हो। ठीक है, एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट, एक किलेबंद, एक दृढ़ जो है बस्ती, किलेबंद बस्ती जहां पर में सैनिक रहते हो, सैनिक उसकी रक्षा भी करते हो, सैनिक उसमें रहते भी है, तो उसको गैरिसन टाउन बोला जाता था। तो दिल्ली एक समय में गैरिसन शहर जैसा बन गया था। उसमें केवल और केवल जो है ज्यादातर इलाके में जब दिल्ली सल्तनत का शासन था तो वहां पर में उसको पूरी तरफ से किले बंद कर दिया गया था। ठीक है, सैनिक ही सैनिक थे वहां पर में उस समय में ज्यादातर। तो गैरिसन नगर का मतलब होता है एक ऐसा शहर, ठीक है, जहां पर में सैनिक रहते हैं और किलेबंद इलाका होता है वो। ठीक है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मल्टीपल टाइम आ चुका है क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो गैरिसन शहर का मतलब होता है एक ऐसा नगर, ठीक है, जो चारों तरफ से किले बंद है। किले बंद का मतलब होता है कि दीवार बना दी गई है ताकि कोई उसमें घुस ना पाए और सैनिक लोग बाहर रहते हैं। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, ठीक है, रक्षक सैनिकों की टुकड़ी जहां पर में रहती है, और किले बंद है वो नगर, इस तरीके से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे होते हैं उस नगर की, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड दिल्ली सल्तनत जो है आपको याद रखना है कि दिल्ली दिल्ली सल्तनत हम जो बोलते हैं ना, वो दिल्ली सल्तनत क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी ज्यादातर समय, तो हम लोगों ने उसका नाम रखा है दिल्ली सल्तनत। वैसे देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत स्थापित होने के भी पहले दिल्ली सबसे पहले राजधानी किसके समय में बनी थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी तोमर राजपूतों के समय में। लिखो सभी लोग, दिल्ली राजधानी सबसे पहले किसके बने समय में बनी? तोमर राजपूतों के समय। फिर चौहान जो लोग थे उन्होंने भी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, चौहान लोगों ने। तो राजपूतों के समय में भी दिल्ली राजधानी रही। उसके बाद में यहां से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। अर्ली तुर्किश रूलर, ये क्वेश्चन आया था एक बार की क्रोनोलॉजी लगानी थी कि पहले कौन सा था बाद में कौन सा था। ठीक है, तो पहले अर्ली तुर्किश रूलर जिसको गुलाम वंश भी कहा जाता है, ठीक है, गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, शुरुआती तुर्की वंश के लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सबसे पहला शासक था। फिर आए खिलजी लोग, फिर आए तुगलक लोग। तो देखो तुर्किश रूलर आए शुरुआत में, स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, मामलुक वंश भी बोलते हैं इसको, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर आए थे सैयद वंश, और फिर आया लास्ट में लोधी वंश। ठीक है, लोधी। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, लोधी वंश आया सबसे लास्ट में, लोधी। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर आप लोगों का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा वंश सबसे लास्ट में आया, तो लोधी वंश सबसे लास्ट में आया। लिखो सभी लोग कमेंट के अंदर में जल्दी से, सबसे लास्ट में दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए हैं, ये यहां से यहां तक। ठीक है आपका, तो सबसे लास्ट में लोधी वंश सबसे पहले, अर्ली तुर्किश रूलर या शुरुआती तुर्किश रूलर जिनको गुलाम वंश भी कहा जाता है, फिर खिलजी, तुगलक और सैयद बीच में थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, आगे में भी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको बताता हूँ फ्रेंड्स की शुरुआत में दिल्ली जो है केवल ये यहीं तक सीमित थी, छोटे से इलाके तक। ठीक है, पहली बार दिल्ली जो है फ्रेंड्स, दिल्ली में दक्षिण भारत के ऊपर में जो हमला किया गया वो किसके समय में किया गया था? पहली बार दक्षिण भारत में हमला ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इसको याद रखना है आप लोगों ने। पहली बार साउथ इंडिया में हमला किसके समय में किया गया? दिल्ली सल्तनत के किस राजा के समय में किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय काल के अंदर में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है, देखिए ये क्वेश्चन आपको आपका 2019 के अंदर में सीटेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। फिर से पूछा है यहाँ पर में, सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का? ठीक है, लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी दैट सप्लाइड गुड्स टू इट। ठीक है, मतलब एक जमीन, उसके आजू बाजू वाली जो जमीन है जो इसको खाना सप्लाई करती है, उसको गैरिसन टाउन बोलते हैं क्या? नहीं। एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट जहां पर में सैनिक रहते हैं, गढ़वाली बस्ती जहां पर में सैनिक लोग रहते हैं, गढ़ मतलब वो किलाबंद बस्ती, बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों का अब सही हुआ है? 94% लोगों ने आंसर लगाया है, सही आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में भी बता देंगे ये 94% लोग कौन है, जल्दी से। ठीक है, चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी। इस क्वेश्चन के अंदर में ये बोला गया आप लोगों से कि अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, आपको बताना है कि किसके लिए सीरी नामक एक गैरिसन शहर बनाया था। गैरिसन शहर आपको पता है इसमें कौन रहते हैं? मुझे जल्दी बताओ, गैरिसन शहर में कौन रहते हैं? डी ट्रिपल एस बी जूनियर के अंदर में आया,
सीटेट का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें आया। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा शहर बसाया था? सीरी नाम का शहर बसाया था। एक नंबर आपको यहां मिल गया। कितने लोगों को लगता है एक नंबर मिल गया? सीरी नाम का शहर किसने बसाया था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, गैरिसन शहर सैनिकों के लिए होता था, तो किसके लिए बनाया होगा? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, टीचिंग परीक्षा के साथ में आप पढ़ रहे हो, तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। आप देख रहे हो एक फ्लो के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक चीज आपकी क्लियर होती जा रही है। गैरिसन नगर का आपको मतलब समझ में आ गया? एक ऐसा शहर जहां पर में किले बंद हो वो शहर, और वहां सैनिक रहते हो, तो अपने सैनिकों के लिए बनाया होगा उसने गैरिसन शहर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा नाम का शहर बनाया था? सीरी नाम का शहर बनाया था। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन और बन गया। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस क्वेश्चन को भी लगा दीजिए कि सीरी नाम का शहर किसने बनाया था। ठीक है, ये आएगा आप लोगों के एग्जाम के अंदर में। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और कमेंट के अंदर में बताते रहिए आप लोगों का कि आप क्या इस तरीके से पढ़ना चाहते हो। जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कमेंट के अंदर में जरूर बताते रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नाम का शहर बनाया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, अच्छा, लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? एक लोकतांत्रिक देश में आप जिस देश में रहते हो, क्या वो देश लोकतांत्रिक है? जिस देश में हम लोग रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है ये? बिल्कुल। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर किसी को इक्वेलिटी मिलती है, समानता के साथ में देखा जाता है हर किसी को। जैसे डेमोक्रेसी के अंदर में आपको पता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, तो जितना वोट देने का जो अधिकार है वो सबको समान रूप से है, चाहे अंबानी हो चाहे बंबानी हो। ठीक है, सबको एक ही वोट रहेगा, सबके पास में एक वोट की वैल्यू एक ही रहेगी। ओके, तो इक्वेलिटी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है लोकतंत्र की, इक्वेलिटी, समानता। असमानता कैसे हो सकती है? ठीक है, तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर में बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। 95% बच्चों का सही आंसर आया, मतलब ये बच्चे जो है ये टॉप करने वाले बच्चे हैं यहाँ पर में। तो आप सभी लोग अच्छे से जुड़े रहिए। संगत का असर होता है बोलते हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पर में संगत 93, 95, 94, 96 ऐसे परसेंट बच्चे जो है आंसर कर रहे हैं सही आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए, जैविक खेती का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है, ये ज्योग्राफी में दिया हुआ है आपका, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का भूगोल का क्वेश्चन है। जैविक खेती का मतलब क्या होता है? देखिए, जैविक खेती का मतलब जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक ऐसी खेती होती है आप लोगों की जिसके अंदर में आप कोई भी आर्टिफिशियल, ठीक है, गैर प्राकृतिक या कृत्रिम चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप सारे प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल करोगे। तो केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं करना है इसके अंदर में, क्योंकि जैविक खेती है, ऑर्गेनिक प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपका सिर्फ जो है आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन। जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि जो बीज होते हैं ना, उसके जीन्स के अंदर में आप ऐसे जीन्स डाल देते हो जिससे पैदावार बढ़ जाए। अब आप बताओ वो नेचुरल होगा क्या? आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया, अनुवांशिक संशोधन कर दिया उसके अंदर में। जब आपने अनुवांशिक संशोधन कर दिया, तो वो जैविक कहाँ बचा? वो तो आपने कृत्रिम रूप से किया है ताकि पैदावार बढ़ जाए, उसकी फसल बढ़ जाए, तो वो खराब होता है सेहत के लिए, तो वो भी गलत है। ठीक है, केवल भारत में कॉटन की जो है अलाउड है जैविक खेती करना? नहीं भाई, जैविक खेती आप किसी की भी चीज की भी कर सकते हो। आपको जो उगाना है, आलू टमाटर टिंडे जो उगाना है आप अपने घर में उगाओ जैविक रूप से, और कोई मना थोड़ी करेगा कि भाई आपको जेल में डाल देंगे। ओनली कॉटन? क्या ये झंडू क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, कि ओनली कॉटन? भाई कॉटन की क्यों? ऑर्गेनिक आप अपने घर में अपने बरामदे में खेती कर रहे हो, कोई रोकेंगे आपको? आप में से बताइए, कोई है यहाँ पर में जो अपने घर में खेती करता है, छोटी मोटी कुछ उगाता है? ठीक है, कुछ ना कुछ तो उगाया होगा कभी ना कभी आप लोगों ने। ठीक है, करेले उगाए होंगे या कुछ भी उगाया होगा। तो नेचुरल मैन्योर्स, ठीक है, प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, और प्राकृतिक कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, कोई केमिकल का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती आप लोगों की। एक बार शेयर कर दो यार जल्दी जल्दी से, आप सभी के सभी जहां भी शेयर कर सकते हो, ताकि इसी तरीके से हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी में दिया हुआ है रोचक तथ्य। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा के कोर्स के अंदर में जितने भी बच्चे जुड़े उन लोगों को एनसीईआरटी डू यू नोज आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, जिसके तहत आप लोग को ये इस तरीके से जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएंगे वहां पर में, ताकि आप एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म कर सके। जैविक कृषि एक ऐसी प्रकार की कृषि है जिसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं होता, जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का इस्तेमाल होता है उसके अंदर में। ठीक है, इसमें फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण भी नहीं किया जाता, कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, केवल और केवल प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होता है। अच्छा चलिए, गौतम बुद्ध ने कहा था कि इच्छाओं और लालसाओं की प्यास को इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं, थर्स्ट ऑफ डिजायर एंड क्रेविंग। आपके अंदर में कोई डिजायर है, कोई क्रेविंग है आपके अंदर में कि एक बड़ा घर हो, फिर वो घर आपको मिल गया, फिर आपका क्या होगा? फिर आप जो है बोलोगे कि एक गाड़ी भी मिल जाए, फिर गाड़ी भी मिल गई। ठीक है, नौकरी मिल जाए, नौकरी भी मिल गई, छोकरी मिल मतलब शादी हो जाए आपकी, वो भी मिल गई आपको।
ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, अब मेरे को अब बड़ा घर चाहिए, ठीक है, अब बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है, नौकरी बड़ी चाहिए या बिजनेस बड़ा हो जाए। वाइफ तीन चार नहीं बोलोगे आप, बोलोगे एक 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 से भाई अभी समझ नहीं रही है एक वो, ठीक है, वो एक ही बोलोगे, उधर में नहीं बढ़ रही आपकी, ठीक है। लेकिन जो इच्छा है और लालसा है जो कभी खत्म ही नहीं हो रही आप लोगों की, ठीक है, उसको गौतम बुद्ध ने क्या कहा है? तान्हा कहा है। एक ऐसी प्यास जो कभी खत्म ही नहीं होती आपकी, ठीक है। आपकी इच्छाएं और लालसा कभी खत्म नहीं होती, आपको उसके ऊपर में काबू पाना पड़ेगा, उसको मॉडरेट करना पड़ेगा अपने मन के अंदर में कि भाई ठीक है जो मिला है, ठीक है, ओके, जो मिला है बस उसमें खुश रहो, ठीक है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, मध्य मार्ग अपनाओ, ठीक है। तो तान्हा कहा है गौतम बुद्ध ने उस चीज को, ठीक है। तो निरंतर इच्छाएं और लालसाएं आपके अंदर में जो रहती है, ठीक है, जिससे आपको दुख होता है, क्योंकि जब आप मान लीजिए आपने देखा कि यार आपके दोस्त के पास में ज्यादा अच्छी कार है, ठीक है, तो आप दुखी होते हो। आपने देखा आपके दोस्त के पास में ज्यादा बड़ा बंगला है, आप दुखी होते हो। आपने देखा आपके दोस्त के पास में या किसी अपने आपके पड़ोसी के पास में ज्यादा पैसा है, तो आप दुखी होते हो। आपने देखा कि आपके पड़ोसी के पास में ज्यादा अच्छी वाइफ, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दुखी होते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि आंसर जो है आप लोगों को होगा तान्हा, कि जो कभी खत्म नहीं होता, तो इसके ऊपर में काबू पाने की जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के बौद्ध धर्म के अनुसार सभी दुखों का कारण क्या है? ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार सभी दुखों का कारण वही तान्हा है, तान्हा, ठीक है। इसको तृष्णा भी कहा जाता है, तृष्णा, तृष्णा मतलब और चाहिए और चाहिए, ठीक है, और चाहिए और चाहिए, ठीक है, और चाहिए और चाहिए। यहाँ पर मैं जो है सर टेलीग्राम का, देखिए टेलीग्राम जो है ना आपका, टीचिंग परीक्षा आप सर्च करोगे टेलीग्राम के ऊपर में आपको मिल जाएगा, टीचिंग परीक्षा, सिंपली टीचिंग परीक्षा सर्च कर लीजिए, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म के अनुसार सभी दुखों का कारण तृष्णा या इच्छा है, और गौतम बुद्ध ने इसी तृष्णा को क्या कहा है? तान्हा कहा है। नाउ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, तो देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि ऑल एडल्ट्स आर अलाउड टू ड्राइव, क्या उनको गाड़ी चलाने का अधिकार है, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं एक वो ऑप्शन हिंदी के अंदर में थोड़ा सा अलग से दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑल एडल्ट्स आर फ्रीली अलाउड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, ये भी नहीं है, ठीक है। क्या है उनका कि ऑल एडल्ट्स आर अलाउड टू वोट, मत अधिकार, वोट देने का अधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हर किसी को जो है मत देने का, मतदान करने का, वोट देने का अधिकार जो होता है उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं आप लोग, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे देश के अंदर में आज 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है। पहले ये था 21 साल, पहले 21 साल था, फिर 21 साल से घटाकर इसको 18 साल कर दिया गया, ताकि जो है ज्यादा लोग वोट दे पाए। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि आजकल बच्चे उससे भी ज्यादा जल्दी बड़े हो जा रहे हैं, ठीक है, अब तो 16 साल कर देना चाहिए करके, ठीक है, क्योंकि 18 साल से भी मतलब बच्चे आजकल समय से पहले ही बड़े हो जा रहे हैं, ठीक है, समय से पहले ही बड़े हो जा रहे हैं आजकल बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि अकबरनामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखी थी, अकबरनामा नाम की जो पुस्तक है ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है, ठीक है। अबुल फजल की अकबरनामा का ही एक पार्ट है आईने अकबरी, ठीक है, ये अकबरनामा का तीसरे नंबर का पार्ट है। ये अकबरनामा 3 पार्ट्स में लिखी गई है, 3 पार्ट्स में, ठीक है, 3 पार्ट। पहला पार्ट अकबर के जो पूर्वज है उनके बारे में बात करता है, पूर्वजों के बारे में। सेकंड नंबर का पार्ट जो है अकबर के समय में जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में बात करता है। और जो थर्ड नंबर का पार्ट है उसका नाम है आईने अकबरी, आइन ए, ठीक है, अकबरी। ये जो आईने अकबरी है ना आपका, ये अकबर के प्रशासन के बारे में बात करता है। अकबर के समय में क्या कैसा कानून था, अकबर के समय में कितनी फसल उगती थी, कितना पैसा मिलता था, कितने प्राइस थे, क्रॉप कौन कौन सी उगाई जाती थी, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आईने अकबरी अकबर के समय के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो दोनों के दोनों क्या है आप लोगों की सही है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, कौन सा वाला कोड सही है, करेक्ट बताना है ना, तो बोथ बोथ आर ट्रू, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आईन अकबरी कितने नंबर का पार्ट है जल्दी से लिख देंगे आप लोग कमेंट के अंदर में, आईन अकबरी तीसरे नंबर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में ग्राम प्रधान, ठीक है, ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं है। ग्राम प्रधान जिसको ग्राम भोजक बोला जाता था, तो ग्राम भोजक किसको बोलते थे, ये अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया। विलेज हेडमैन को बोलते थे उत्तर भारत में। गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या बोला जाता था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आंसर क्या करोगे? ग्राम भोजक बोलते थे उसको, ठीक है। तो उसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है? ही वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, वो प्राय सबसे बड़ा लैंड ओनर जमींदार हुआ करता था, बिल्कुल। जो सबसे बड़ा जमींदार होता था उस गांव का, उसको जो है ग्राम भोजक या विलेज हेडमैन बना देते थे।
इसकी जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी थी, वंशानुगत होती थी, मतलब जमींदार का बेटा जमींदार और ग्राम भोजक का बेटा ग्राम भोजक बन जाएगा, इस तरीके से वो हेरिडिटरी पोस्ट होती थी। राजा इनका इस्तेमाल कभी भी टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं करता था, ये गलत है। राजा इनका इस्तेमाल टैक्स कलेक्शन के लिए भी करता था, यहां पर मैं नहीं बोल के गलत करवा दिया इसने, ठीक है। तो राजा ने इनका इस्तेमाल टैक्स उपयोग करने के, टैक्स वसूलने के लिए भी किया। गांव का जो टैक्स होता था ये ग्राम भोजक को बोलते थे कि वो टैक्स वसूल करके तुम ला कर दो। तो ये वाला पॉइंट आपका गलत है, आपसे गलत वाला पूछा है ना, तो ये आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा, सत्य नहीं है, ठीक है। जनरली जो है वो क्या करता था, कई सारे किराए पे श्रमिक रखता था और खेती करवाता था लोगों से अपने गांव में, क्योंकि उसके पास बहुत खेती थी, मतलब अथाह खेती हुआ करती थी उसके पास में, सबसे बड़ा जमींदार होता था वो अपने गांव का। तो आपसे गलत वाला जो पूछा है वो है सी, ठीक है, कि भाई जो ग्राम भोजक जो गांव का मुखिया होता था वो कभी भी टैक्स वसूल नहीं करता था राजा के लिए, वो करता था, ठीक है, वो टैक्स वसूल करता था, तो नेवर बोल के उसने यहाँ पर मैं गलत करवा दिया। तो अब ग्राम भोजक कौन था, जल्दी से चलिए, मैं जो जो पूछ रहा हूँ उसके आंसर आप लोग कमेंट में करते रहेंगे, डील, ठीक है, आप लोग आंसर करते रहेंगे कमेंट के अंदर में। ग्राम भोजक, ठीक है, कौन होता था, आप आंसर करिएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो ग्राम भोजक जो विलेज का हेडमैन होता था, क्या वो सबसे बड़ा जमींदार होता था, लार्जेस्ट लैंड ओनर, बिल्कुल। अच्छा, क्या उसकी पोस्ट हेरिडिटरी होती थी, हाँ या ना, क्या वंशानुगत होती थी, वंशानुगत का मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है। ये यहाँ पर मैं हिंदी में बी में जो है वो हिंदी में दोनों बार पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों बार आ गया है, लेकिन इसमें करेक्शन कर दिया कर लीजिए आप लोग। वो सबसे बड़ा जमींदार होता था, मतलब वंशानुगत होती थी उसकी पोस्ट, वंशानुगत, वंशानुगत, वंशानुगत का मतलब होता है कि भाई हेरिडिटरी, ठीक है, राजा का बेटा राजा, ठीक है, वैसे ही ग्राम भोजक का बेटा ग्राम भोजक, वंशानुगत होती थी, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो लार्जेस्ट लैंड ओनर होता था ग्राम भोजक, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर में एनोटेशन अभी भी दिख रहे हैं मुझे, तो मैं एक बार जल्दी से जस्ट उसको हटा देता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों के सामने ये रहा फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर करिए अभी, ठीक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सरकार ने समानता को लागू किया है। समानता, इक्वेलिटी, हमारे भारत के अंदर में क्या इक्वेलिटी का कंसेप्ट दिया गया है, बिल्कुल जी हाँ, हमारे भारत के संविधान के अंदर में इक्वेलिटी दी गई है कि भारत में इक्वेलिटी रहेगी, समानता का अधिकार रहेगा, सबके पास में समान रहेंगे। और सरकार कई सारी स्कीम्स भी निकालती है, कार्यक्रम बनाती है, योजनाएं बनाती है, ताकि लोगों के बीच में समानता स्थापित की जा सके। कई सारे लोग ऐसे हैं जो असमान रूप से उन लोगों के साथ में भेदभाव होता है, तो सरकार ऐसी स्कीम्स लेकर आती है, ऐसे प्रोग्राम बनाती है ताकि उन लोगों को भी इंक्लूड किया जा सके साथ में, ठीक है, सबको मुख्य धारा में लाया जा सके। तो एक तो संविधान के अंदर में इक्वेलिटी की बात की गई है, तो इक्वेलिटी की बात, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि प्रोग्राम और स्कीम्स जो है उसके थ्रू भी सरकार इक्वेलिटी लाने की कोशिश करती है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, करेक्ट वाला पूछा आप लोगों से तो बिल्कुल हो जाएगा आपका। एसएसटी की लाइव क्लास होती है क्या जी, बिल्कुल सविता पात्रिलिया जी, बिल्कुल होती है लाइव क्लास एसएसटी, डी ट्रिपल एस बी एसएसटी की भी एप्लीकेशन के ऊपर में भी उपलब्ध है आपको। तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे आप जा सकते हो, जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए मनी बैक ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स, आपका 7 डेज का, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं आप लोग जितने जो भी चाह रहे हैं लेना, ठीक है, अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो 7 दिन के अंदर में आपको अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा, तो आप लोग उसके साथ में जुड़ सकते हो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर में बोला जा रहा है कि दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही सही विकल्प का जो है चयन करना है आपने। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो दूसरे देश में जाकर रहने के लिए अपना देश छोड़ रहा है, अपना देश छोड़ देता है, ठीक है, दूसरे देश में जाके रहने के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा, बेवकूफ कहा जाएगा, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन अपना देश छोड़ दिया उसने, ओके। तो अब यहां पर मैं आप देखिए क्या बोलेंगे, ये उसका खुद का देश, ये वो देश जहां पर मैं वो जाकर बसना चाहता है, तो उसने अपना खुद का देश छोड़ के दूसरे देश में जाकर रहना चाहता है वो। तो यहां पर मैं फोकस क्या किया गया है, अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री, ठीक है, लीव्स हिज ओन कंट्री, वो छोड़ रहा है अपना देश। तो जो व्यक्ति छोड़ रहा है, ठीक है, ये राजू है, हमको छोड़कर जा रहा है, ठीक है, अमेरिका के अंदर में, वहां पर में वो जो है वो पंचर बनाने की दुकान खोलेगा वो, ठीक है, राजू अमेरिका में जाकर। तो ये अपना देश छोड़कर जा रहा है, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, हमारे लिए वो हो गया एमिग्रेंट, एमिग्रेंट, ठीक है। और यहाँ पर में ये डोनाल्ड ट्रंप है जो उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ है, आइए पधारिए, ठीक है, राजू जी हमारे देश में। तो राजू यहाँ पर में जा रहा है, तो ये इनके लिए क्या हो गया, वो इनके लिए हो गया इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, उनके लिए हो गए इमिग्रेंट, मतलब अमेरिका के लोगों के लिए वो हो गए इमिग्रेंट।
बट हमारे लिए वो हुआ एमिग्रेंट, हमारे तरफ से तो जा रहा ना, हमारे तरफ से जा रहा है, ठीक है। तो तू बेटा हमको छोड़ के जा रहा है, तू हमारे लिए एमिग्रेंट है। और इधर में जो डोनाल्ड ट्रंप है जो तेरे को बुला रहा है, आजा आजा, या जिसके तरफ तू जा रहा है उसके लिए तू इमिग्रेंट है, ठीक है। ये फर्क है फ्रेंड्स, ये समझना है आप लोगों ने। तो ये एमिग्रेंट हो जाएगा, वो उत्प्रवासी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया। कई सारे बच्चे जो है समझ ही नहीं पाते इस पॉइंट को, एमिग्रेंट इमिग्रेंट क्या होता है। तो समझ गया आप लोगों के लिए, आप लोगों को यहाँ पर में हमारे लिए क्या होगा, ये एमिग्रेंट होगा, उत्प्रवासी। अच्छा मान लो कि कल जाके जो है वो ट्रंप जो है उसको मजा नहीं आ रहा अमेरिका में, ठीक है, बोल रहे यार बेकार लोग हैं अमेरिका के, ठीक है, राष्ट्रपति बनाया लेकिन सुन नहीं रहे, ठीक है, हटा दिया उसको राष्ट्रपति से। अब वो भारत आकर जो है चाय की दुकान खोलना चाहता है, ओके। तो अमेरिका के लोगों के लिए वो क्या हो जाएगा, वो छोड़ना चाहता है अमेरिका और भारत आके बसना चाहता है, भारत में वो चाय की दुकान खोलेगा आकर। तो बताओ अमेरिका के लोगों के लिए क्या हो गया वो, अमेरिका के लोगों के लिए वो हो जाएगा एमिग्रेंट अमेरिका के लोगों के लिए, और हमारे लिए क्या हो जाएगा वो इमिग्रेंट अप्रवासी। आजा, आजा तुझको पुकारे तेरे गीत, ठीक है, आ, ठीक है, और उत मतलब भाग यहाँ से, ठीक है, तो हमने इसको भगा दिया, जा, टाटा, तो एमिग्रेंट। और आ मतलब जिसके तरफ में आया है वो, अमेरिका के लोगों के लिए वो एमिग्रेंट होगा और इंडिया के लोगों के लिए वो इमिग्रेंट होगा, बिल्कुल जी। जी बिल्कुल, देखिए किस लोग पूछ रहे हैं कि बिहार के अंदर में जो पुलिस कांस्टेबल की आई है भर्ती, जी बिल्कुल आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा ने उसका कोर्स लॉन्च किया है, और जितने भी बच्चे बाहर के लोग भी उसको भर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग कर सकते हैं इसके अंदर में अप्लाई, टीचिंग परीक्षा ने उसको स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, ठीक है। कौन सी क्रॉप है जो बेस्ट वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल के अंदर में अच्छे से होती है। अब देखो वेल ड्रेन्ड मतलब जिसमें अच्छे तरह से पानी डाला गया है। लोमी सॉइल, देखो लोमी सॉइल का मतलब क्या होता है ये समझना है आप लोगों ने। दोमट मिट्टी का मतलब, दोमट मिट्टी जो होती है ना आप लोगों की, जिसके अंदर में बड़े बड़े कण होते हैं, दोमट मिट्टी, ठीक है, थोड़े से बड़े 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 से कण होते हैं उसमें, बारीक एकदम फाइन एकदम चिकनी मिट्टी जैसे, उसके छोटे छोटे कण नहीं होते उसके अंदर में। तो आप लोगों को बताना है कि लोमी वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल के अंदर में कौन सी वाली फसल उग सकती है। तो वो टी जो है आप लोगों का फ्रेंड्स कूल क्लाइमेट के अंदर में होती है, ठंडा एटमोस्फेयर चाहिए उसको, और ये जो है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल के अंदर में बहुत अच्छे से उग सकती है, ठीक है। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल के अंदर में अच्छी तरह से जल जिसमें दिया गया है, ऐसी मिट्टी, ठीक है, दोमट मिट्टी, उसके अंदर में चाय बहुत अच्छे से उग जाती है। तो आपका आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें थी। आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। और मिशन सीटेड बीपीएससी